हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे होंगे। मेरा नाम है संदीप एंड आई वेलकम यू ऑल टू ट्रिकेट। दोस्तों, फाइनली साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हम पहुंच चुके हैं और आई प्रॉमिस यू ऑल कि इस वीडियो के एंड में आपको साउथ अमेरिका की सारी कंट्रीज के बारे में पता होगा। साउथ अमेरिका को हम दो हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं। पहली वीडियो में हम देखेंगे सारे पॉलिटिकल फीचर्स यानी पॉलिटिकल मैप को, और जो सेकेंड वीडियो हमारा होगा उसमें हम देखेंगे फिजिकल फीचर्स, क्योंकि फिजिकल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ अमेरिका में काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने रखा है। इसके अलावा आपको इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है क्रिकेट बाय संदीप भट्ट, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये रही हमारी सारी बातें। अब चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। सो लेट्स गो टू स्क्रीन। तो आप लोगों को पता ही है कि शुरुआत करते हैं हम एक क्वेश्चन से जो कि होता है पिछली वीडियो से। तो कमेंट्स में आप सब लोग मुझे बताएंगे कि पुर्तो रिको किस कंट्री की टेरिटरी है। अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हम देख रहे थे अमेरिकाज को, और अमेरिकाज में आपको पता है दो कॉन्टिनेंट आते हैं। एक ऊपर है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और नीचे आता है आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट हमने कवर कर लिया है, 3 वीडियोस में हमने कवर किया था इसको। जिन्होंने वो 3 वीडियोस नहीं देखी है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा उनको जरूर देखें। आपको उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब आज की वीडियो में हम देखेंगे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जुड़े हुए हैं। किस चीज से जुड़े हुए हैं? यहां पर पड़ता है एक कंट्री जिसको बोलते हैं पनामा। तो यहां पर इस्थमस ऑफ पनामा, इस्थमस आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक नैरो लैंड मास होता है जो कि 2 बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट कर रहा होता है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा इस्थमस ऑफ पनामा, जो कि इन 2 कॉन्टिनेंट को ज्वाइन करता है। अगर हम लोकेशन की बात करें साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की, तो यहां पर ये जो आपको लाइन दिख रही है बीचों बीच से, यह है इक्वेटर। तो इक्वेटर पास करती है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से, और नीचे आपको ये लाइन देखने को मिलेगी, ये लैटिट्यूड, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से पास करता है। अब अगर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के एरिया की बात करें तो ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फर्स्ट पे आपको पता है कि एशिया आता है, सेकंड पे आता है आपका अफ्रीका, थर्ड पे कौन सा कॉन्टिनेंट आता है आप मुझे कमेंट्स में बताएं, और 4th नंबर पे आता है आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। पॉपुलेशन की बात करें तो ये वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और अब चलते हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट वाले मैप में। दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हैं कि अगर सबसे बड़ी कंट्री की बात करें तो इस मैप में आपको क्लियरली दिख रहा है वो है ब्राजील। उसके अलावा सबसे छोटी कंट्री की अगर हम बात करें तो आपको यहां पे दिखेगी ये कंट्री जिसका नाम है सरीनेम। और अगर लैंग्वेज की बात करें साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में तो आपको डोमिनेशन देखने को मिलेगा स्पेनिश लैंग्वेज का। दोस्तों, पहले ये जो पूरा कॉन्टिनेंट था इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो था वो स्पेन के अंडर में आता था, इसीलिए हाईली आपको स्पेनिश लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। बस कुछ ही कंट्रीज हैं जहां पे स्पेनिश आपको देखने को नहीं मिलेगी, जैसे कि ये रहा ब्राजील, जहां पे पोर्चुगीज आपको देखने को मिलेगी क्योंकि ये एक पोर्चुगल टेरिटरी हुआ करती थी पहले। उसके अलावा आपको यहाँ पर ये फ्रेंच गयाना, सरीनेम और गयाना को अगर आप छोड़ दें तो आपको जितनी भी बाकी की टेरिटरीज देखने को मिलेंगी वहां पर स्पेनिश ही बोली जाती है, और इसीलिए इन सारी कंट्रीज में आपको जो ऑफिशियल लैंग्वेज भी देखने को मिलेगी वो स्पेनिश लैंग्वेज देखने को मिलेगी। और अगर नंबर ऑफ कंट्रीज की बात करें तो यहां पर टोटल 12 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। यहां पे मैंने +1 भी लिख रखा है। +1 के पीछे रीजन है कि ये जो फ्रेंच गयाना जो है ये फ्रांस की टेरिटरी है, और 2 कंट्रीज आपको यहां पे देखने को मिलेंगी लैंड लॉक्ड। एक है यहां पे बोलीविया और दूसरी कंट्री है यहां पे पराग्वे। तो ये था एक स्मॉल काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन जिससे मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देना चाहता था कि क्या चीज़ें चल रही हैं इस कॉन्टिनेंट में। और अब हम देखेंगे हर कंट्री को डिटेल में एक एक करके। तो चलिए, आज का ज्ञान साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के नाम। तो पहला ग्रुप हम देखने वाले हैं इस एरिया में। ये जो एरिया है इसका हम एक ग्रुप बना देंगे। तो यहाँ पे आपको 3 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। एक है फ्रेंच गयाना, उसके बाद है सरीनेम, और तीसरी है गयाना। अब दोस्तों, इन 3 कंट्रीज को मैंने कंबाइन क्यों किया उसके पीछे रीजन है, ऐसे ही नहीं किया। ये जो पूरा रीजन है ना जितने पे मैंने सर्कल किया हुआ है, इसका नाम था गयाना। एक्चुअली दी गयानाज नाम था इस टेरिटरी का। और इसमें जो आज की फ्रेंच गयाना की टेरिटरी है वो आती थी, उसके अलावा सरीनेम की टेरिटरी आती थी, और यहाँ पे गयाना जो है उसकी टेरिटरी आती थी। लेकिन इनके अलावा यहाँ पे आपको वेनेजुएला का जो ये वाला रीजन दिख रहा है ना, ये भी इसमें आता था, और ब्राजील का इधर का जो रीजन है ये भी इसका पार्ट हुआ करता था। तो इसको बोलते थे दी गयानास। जो फ्रेंच गयाना था वो फ्रांस की टेरिटरी थी। सरीनेम की अगर हम बात करते हैं तो ये टेरिटरी रही है डच टेरिटरी, यानी कि नीदरलैंड की टेरिटरी ये रही है।
और गयाना की जब हम बात करते हैं ये एक इंग्लिश टेरिटरी रही है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की टेरिटरी। और वेनेजुएला की जब हम बात करते हैं तो ये तो स्पेन की टेरिटरी रही है, और ब्राजील जो है वो पोर्चुगल की टेरिटरी रहा है। तो इस पूरे रीजन को कहा जाता था दी गयानास, और यहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो अलग अलग कॉलोनियल पावर्स का चलता था। तो दोस्तों यहां से हमें एक बात पता चली कि साउथ अमेरिका का एक यही रीजन है जहां पर स्पेनिश लैंग्वेज का डोमिनेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। इस तरफ आपको पोर्चुगीज लैंग्वेज देखने को मिल रही है, यहां पर आपको फ्रेंच देखने को मिलेगी, यहां पर आपको देखने को मिलेगी डच लैंग्वेज, और यहां पर आपको देखने को मिलेगी इंग्लिश लैंग्वेज। फिर वेनेजुएला तो खैर स्पेनिश ही यहां पे बोली जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं पहली कंट्री को थोड़ा डिटेल में, जिसका नाम है फ्रेंच गयाना। तो दोस्तों सबसे पहली कंट्री हम देख रहे हैं फ्रेंच गयाना। आप देख सकते हैं ये टेरिटरी है फ्रेंच गयाना की। फ्रेंच गयाना नाम से ही पता चलता है कि फ्रांस की एक टेरिटरी है। दोस्तों फ्रांस ने इस टेरिटरी को एक्चुअली प्रिजनर्स के लिए रखा था। जैसे आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो यूनाइटेड किंगडम था उन्होंने अपने जो प्रिजनर्स थे वो ऑस्ट्रेलिया में रखे थे, इसी तरीके से फ्रेंच गयाना का भी कुछ हाल था। और अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो यहां पर आपको ये कैपिटल देखने को मिलेगी जिसका नाम है केइन। केइन के अलावा एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन है यहां की जिसका नाम है कोरोव। कोरोव का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये एक सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है यहां पर। और सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन किसका है? फ्रांस का, साथ ही पूरे यूरोप का भी। यूरोप के जो यूरोपियन यूनियन के अगर हम कहें जो सैटेलाइट्स हैं वो भी यहीं से भेजे जाते हैं। उसके पीछे रीजन है, जनरली आप देखेंगे कि जो सैटेलाइट्स वगैरह भेजे जाते हैं वो इक्वेटर के आसपास की लोकेशन से कोशिश की जाती है कि वहां से भेजे जाएं। उसके पीछे रीजन ये है कि इक्वेटर के पास, आपको पता है कि यहां नीचे से इक्वेटर पास होती है, तो इक्वेटर के पास एक तो ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो कम होता है, तो कोई चीज आपको अगर भेजनी है आउटर स्पेस में तो वो आसानी से जाएगी। उसके अलावा थोड़ा डिस्टेंस भी कम हो जाता है इक्वेटर से अगर आप भेज रहे हैं, तो फ्यूल का कंजम्पशन भी बहुत कम लगेगा। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी अभी हम टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे क्योंकि वो अभी फिलहाल का टॉपिक नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एक सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है जिसका नाम है कोरोव। जो लोकेशन का नाम है वो है कोरोव, और ये फ्रेंच गयाना के अंडर में है। और दोस्तों जैसे कि ये फ्रांस की टेरिटरी रही है तो यहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज आपको फ्रेंच देखने को मिलेगी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कंट्री में, एंड दैट इज सरीनेम। तो सरीनेम की अगर कैपिटल की बात करें तो वह है पारामारिबो। यहां पर एकदम कोस्ट पे देखने को मिलेगा आपको। और इसके बारे में दो बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये साउथ अमेरिका की स्मॉलेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। और दूसरी बात ये थी कि ये एक ऐसी कंट्री है जो कि स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है, क्योंकि ये डच नीदरलैंड की टेरिटरी हुआ करती थी। तो यहां पर क्या बोली जाती है? डच बोली जाती है। और इस तरफ आपको पता है फ्रेंच बोली जाती है, इस तरफ पोर्चुगीज बोली जाती है, और इस तरफ बोली जाती है इंग्लिश। दोस्तों सरीनेम इंडियन ओरिजिन के लोगों के लिए भी काफी खास है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इंडियन पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, हिंदू रिलीजन इस्लाम आपको काफी देखने को मिलेगा। उसके पीछे रीजन ये है कि जब 18th सेंचुरी में स्लेवरी को एबॉलिश किया गया था तो जो यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने क्या किया कि जो इंडिया का रीजन था, इंडोनेशिया का रीजन था, चाइना का रीजन था, वहां से ये लोगों को लेके आए और उनको एज अ सर्वेंट इन्होंने यहां पे रखा। कहा जाता है कि करीबन 28% आपको यहां पर इंडियन पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। ऐसा ही गयाना का भी कुछ हाल है, वहां पे भी बहुत मेजोरिटी में देखने को मिलते हैं आपको इंडियंस। इनफैक्ट गयाना में तो कहा जाता है करीबन 40% इंडियंस आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंच गयाना में भी आपको इंडियंस देखने को मिलते हैं लेकिन काफी कम देखने को मिलते हैं। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो कैरेबियन रीजन था उसमें भी बहुत सारे कंट्रीज हैं वहां पर जिनमें इंडियन पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। तो वो यही रीजन है उसके पीछे कि वहां पे भी लोगों को लेके आए थे लोग इंडियन रीजन से। तो ये हो गई सरीनेम की बात। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्री की तरफ, एंड दैट इज गोइंग टू बी गयाना। दोस्तों गयाना की अगर कैपिटल की बात करें तो ये भी आपको कोस्ट में देखने को मिलेगी यहां पर, और इसका नाम है जॉर्ज टाउन। और इसके अलावा ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये यूनाइटेड किंगडम की एक टेरिटरी हुआ करती थी, तो यहां पर इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है यहां पे। तो साउथ अमेरिका में सिर्फ एक ही ऐसी कंट्री है जहां पर इंग्लिश बोली जाती है और वो गयाना है। दोस्तों उसके अलावा अगर हम गयाना की बात करेंगे तो ये अपने आप को कैरेबियंस बोलते हैं। और ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि जो वेस्ट इंडीज की टीम है उसमें आपको गयाना के भी प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ गयाना ही नहीं, सरीनेम भी अपने को एक तरह से कैरेबियन कंट्रीज में ही काउंट करता है, और फ्रेंच गयाना भी, यहाँ के भी जो लोग हैं वो अपने को कैरेबियन कम्युनिटी के बहुत पास मानते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक कम्युनिटी बताई थी, कैरिकॉम यानी कि कैरेबियन कम्युनिटी।
तो वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ का एक तरीके का एसोसिएशन है। मैंने आपको बताया था कि आपको चेक करना है इंटरनेट पे, तो आई होप आप लोगों ने चेक किया होगा कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ इसका मेंबर हैं। और इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वो आपको यहीं गयाना में देखने को मिलेगा, और गयाना की जो कैपिटल है जॉर्ज टाउन, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। तो इसी के साथ हमने अपना पहला ग्रुप ऑफ कंट्रीज कवर कर लिया, जिसमें हमने 3 कंट्रीज को देखा, या फिर मैं कहूं 2 कंट्रीज और 1 टेरिटरी। ये रहा हमारा ग्रुप, और इसमें हमने देखा था गयाना, सरीनेम और फ्रेंच गयाना को। अब हम नेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे, जिसमें हम फिर से 3 कंट्रीज को देखेंगे, और वो 3 कंट्रीज हैं यहां पर वेनेजुएला, कोलंबिया और इक्वाडोर। और इन 3 कंट्रीज को मैं कंबाइन क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे एक रीजन है। पहले एक टेरिटरी हुआ करती थी जिसका नाम था ग्रान कोलंबिया, तो उसमें वेनेजुएला, कोलंबिया और इक्वाडोर प्लस पनामा की टेरिटरी आती थी, और ये ग्रान कोलंबिया का निर्माण करते थे। ठीक है, और आज के टाइम पर भी ये तीनों कंट्रीज काफ़ी क्लोज हैं, इनके जो टाइज वगैरह हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो इसीलिए मैंने इनको एक साथ कंबाइन किया है, वेनेजुएला, कोलंबिया एंड इक्वाडोर। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे वेनेजुएला को। वेनेजुएला की जब भी बात आती है तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए ऑयल रिजर्व्स। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स वेनेजुएला के पास हैं। जी हाँ, सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा, लेकिन इनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज वगैरह नहीं है कि ये उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, तो ये काफ़ी कम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रिजर्व्स इन्हीं के पास हैं। और इनका एक पोर्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, इनकी एक सिटी पड़ती है जिसको बोलते हैं मराकाइबो। तो मराकाइबो पोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको एक ऑयल पोर्ट भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ से ऑयल की सप्लाई वगैरह होती रहती है। और अगर इनकी कैपिटल की बात करें वेनेजुएला की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है काराकास। तो ये तो होगी वेनेजुएला की बात। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंट्री, एंड दैट इज कोलंबिया। तो कोलंबिया यहाँ पर है, और कोलंबिया की अगर आप लोकेशन देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस तरफ अगर आप इसकी कोस्टल लाइंस को देखें तो यहाँ पर पड़ता है, आपको पता है, अटलांटिक ओशन, और इस तरफ आपको पता है कि पैसिफिक ओशन पड़ता है। तो ये एक ऐसी कंट्री है साउथ अमेरिका की जो इधर अटलांटिक ओशन के साथ कोस्ट शेयर करती है, और इस तरफ पैसिफिक ओशन के साथ। अगर इनकी कैपिटल की बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी सेंटर पे ऑलमोस्ट, जिसका नाम है बोगोटा। इस तरफ ये बॉर्डर शेयर करता है पनामा के साथ, और इस रीजन में मैंने आपको बताया था एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं डेरियन गैप। और डेरियन गैप का क्या सिग्निफिकेंस है मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, लास्ट टू लास्ट वीडियो में एक्चुअली, जब हमने सेंट्रल अमेरिका कवर किया था। तो मैं अभी दोबारा से उसको कवर नहीं करूँगा। और कोलंबिया की अगर हम बात करें तो ये एमरल्ड्स के लिए बहुत फेमस है, जिसको हिंदी में हम पन्ना बोलते हैं। तो ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एमरल्ड्स का। और अगर एक फेमस पर्सनैलिटी की बात करें कोलंबिया से, तो आपने शकीरा का नाम सुना होगा, तो वो यहीं से है। वाका वाका वाला गाना तो सुना ही होगा आई थिंक सबने। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कंट्री की तरफ, और वो है इक्वाडोर। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे मैप में थोड़ा सा चेंज है, और एक ये लाइन यहाँ पे आ गई है। क्यों? क्योंकि ये है इक्वेटर। इक्वेटर पास होती है कहाँ से? इक्वाडोर से। और इक्वाडोर की कैपिटल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जिसका नाम है क्योटो। क्योटो से कंफ्यूज नहीं होना, क्योटो जो है, क्योटो वो है जापान में, और ये है क्योटो। ठीक है, वो के से है, ये क्यू से है। तो इक्वाडोर की कैपिटल है ये, और ये एक ऐसी कैपिटल है जहां से इक्वेटर पास होती है। उसके अलावा इक्वाडोर की आपको एक टेरिटरी काफी दूर यहां से देखने को मिलेगी इस तरफ, जिसका नाम है गालापागोस। और गालापागोस काफी फेमस इसीलिए भी है क्योंकि आपने चार्ल्स डार्विन का नाम सुना होगा, जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी। और वो यहाँ पे घूमने गए थे, तो उन्होंने ये देखा था कि यहाँ पे जो पक्षी वगैरह पाए जाते हैं, या यहाँ पर जो एनिमल्स वगैरह पाए जाते हैं, वो मेनलैंड वाले एरिया से काफ़ी अलग हैं। अगर हम कॉन्टिनेंटल एरिया में देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा उनसे थोड़ा अलग थे ये, क्योंकि इन्होंने उन सिचुएशंस के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लिया था। तो इनके दिमाग में वो बात कहीं रह गई थी, और इन्होंने ये बात एक अपनी बुक में भी लिखा हुआ है। तो गालापागोस ध्यान रखें। और गालापागोस टेरिटरी किसकी है? इक्वाडोर की। और इसको कोलंबस आर्कीपेलागो भी कहा जाता है। ठीक है, आर्कीपेलागो इसको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये बहुत सारे आइलैंड से मिलके बन रहा है, करीबन 18-19 आइलैंड्स हैं यहाँ पे, उनसे ये मिलके बनता है। अच्छा हाँ, एक और बात, आई थिंक ये वाला मैप ठीक रहेगा उसके लिए। तो आप अगर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को देखेंगे तो यहाँ पर मोस्टली सारी कंट्रीज ब्राजील के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, लेकिन सिर्फ ऐसी 2 कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर नहीं करती हैं इनके साथ। एक तो हो गई आपकी इक्वाडोर, और एक यहाँ पर आपको ये देखने को मिलती है कंट्री जिसका नाम है चाइल्ड। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। तो इसी के साथ हमने अपना दूसरा ग्रुप भी कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने 3 कंट्रीज को देखा, वेनेजुएला,
कोलंबिया और इक्वाडोर, ठीक है। और पहला ग्रुप हमारा यहाँ पे था जिसमें हमने फ्रेंच गयाना, सरीनेम और गयाना को देखा था। अब हम नेक्स्ट ग्रुप देखेंगे जिसमें हम दो कंट्रीज देखने वाले हैं, एक है पेरू और एक है बोलीविया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम पेरू को। तो दोस्तों ये रहा पेरू, और पेरू की जब भी बात की जाए तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए माचू पिचू। माचू पिचू जो है वो एक 7 वंडर्स की साइट है। आउट ऑफ 7 वंडर्स ये भी एक वंडर है। और ये अगर हम यहाँ पे सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर इनका सिविलाइजेशन होता था, INCA, ठीक है। इनका नाम का एक एम्पायर हुआ करता था। तो उसके आपको जो रिमेन्स हैं वो दिखाई देंगे यहाँ पे आपको। और इस पर्टिकुलर साइट की वजह से पेरू बहुत सारा पैसा कमाता है फ्रॉम टूरिज्म। और अगर इनकी कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी लिम्का, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से याद रखता था कि मुझे प्यास लगी है तो मैं लिम्का पी रहा हूं, ठीक है। लीमा पेरू, लिम्का से लीमा और पेरू से पी रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे आपको माचू पिचू देखने को मिलता है। तो इतनी ही बात है पेरू की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंट्री और वो है बोलीविया। तो बोलीविया की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर 2 कैपिटल्स देखने को मिल रही होंगी। एक यहाँ पर है जिसका नाम है लापाज और एक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी सुक्रे। अब लापाज जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो वर्ल्ड की हाईएस्ट, मतलब हाइट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हाइट पे होने वाली कैपिटल है। क्योंकि यहाँ पे एंडीज माउंटेन्स रहते हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, फिजिकल फीचर्स जिसमें हम देखेंगे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के, तो आपको आइडिया लगेगा। तो इसी वजह से ये जो कैपिटल है ये वर्ल्ड की हाईएस्ट कैपिटल है। और अगर आप यहाँ पे घूमने वगैरह जाएंगे तो अपने साथ थोड़ा ऑक्सीजन के पैकेज वैकेज लेके जाना, क्योंकि लोगों की सांस फूल जाती है यहाँ पे जो बाहर के लोग आते हैं, ठीक है। और दूसरी कैपिटल यहाँ की सुक्रे होगी। और लापाज की अगर हम बात करें तो ये यहाँ की एक तरह से एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, साथ ही लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और जब सुक्रे की बात करते हैं तो यहाँ की ये एक तरह से बोल सकते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है, क्योंकि यहाँ पर इनका सुप्रीम कोर्ट है। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 2 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका में, बोलीविया और पराग्वे। तो बोलीविया भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। उसके अलावा अगर इनकी लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो ना लापाज है ना सुक्रे है, वो है सेंटा क्रूज, ठीक है। सेंटा क्रूज इनकी लार्जेस्ट सिटी है। तो अभी तक हमने 3 ग्रुप्स कवर कर लिए हैं। पहला ग्रुप था यहाँ पर जिसको बोलते थे हम दी गयानाज। उसके बाद दूसरा ग्रुप जिसको पहले बोला जाता था ग्रान कोलंबिया। और उसके बाद तीसरा ग्रुप हमने यहाँ पे देखा जिसमें 2 कंट्रीज हमने देखी, पेरू और बोलीविया। और अब बढ़ते हैं हम नीचे की तरफ। नीचे यानी कि अब हम देखेंगे 2 कंट्रीज को एक साथ। ये 2 कंट्रीज का फिर से एक ग्रुप होगा जिसका नाम है, जिनमें से एक का नाम है चाइल और एक का नाम है अर्जेंटीना, ठीक है। लंबी लंबी कंट्रीज, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो इनको हम देखते हैं एक एक करके। तो दोस्तों यहाँ पर है चाइल, आप देख सकते हैं ये यहाँ ऊपर से लंबी सी हाइट है इसकी, अमिताभ बच्चन की तरह, ये ऐसे यहाँ नीचे तक, यहाँ तक। और जब भी चाइल की बात हो तो आपको अमिताभ बच्चन यानी कि हाइट की याद तो आनी चाहिए। उसके अलावा अर्थक्वेक की भी आपको याद आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक प्लेट पड़ती है, टेक्टोनिक प्लेट, जिसका नाम है नाज़का। तो उस पर ही आपको यहाँ पे चाइल देखने को मिलेगा। इसकी वजह से यहाँ पे आपको वॉल्केनोज देखने को मिलेंगे, आपको अर्थक्वेक्स वगैरह बहुत देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट यहाँ के लोगों को तो कहते हैं कि अर्थक्वेक किस लेवल का आया महसूस करके ही वो बता देते हैं कि क्या रेक्टर स्केल पे क्या उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो इन लोगों को आदत है उसकी, ऐसा हाल है इनका। और अगर इनकी कैपिटल की बात करें तो ऑलमोस्ट इनके सेंटर पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है सेंटियागो। और आपको एक काफ़ी फेमस जगह देखने को मिलेगी यहाँ पर चाइल में जिसका नाम है चुकीना माटा। चुकीना माटा फेमस है कॉपर के लिए। दुनिया में बहुत कम जगह पर कॉपर पाया जाता है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग जगह है कॉपर की, तो इसको ध्यान रखें, चुकीना माटा। कॉपर के साथ साथ इनके पास गोल्ड भी काफ़ी प्रोड्यूस होता है, गोल्ड माइंस भी आपको देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, चुकीना माटा से ऊपर की तरफ अगर आप जाएंगे, यानी कि जहाँ से एक तरह से चाइल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी एक जगह पड़ती है इनकी जिसका नाम है अरिका। अरिका खास इसीलिए है क्योंकि ये वर्ल्ड का ड्राईएस्ट प्लेस कहा जाता है, ठीक है। अभी जब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें हम अटाकामा डेजर्ट पढ़ेंगे, चाइल में है, वो ड्राईएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये वाला जो रीजन है ना इधर, ये काफ़ी ठंडा रीजन है, तो यहाँ से मॉइस्चर वगैरह मिल नहीं पाता है इस वाले एरिया को, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें देखनी पड़ती हैं। और इसी वजह से अरिका जो है वो ड्राईएस्ट प्लेस ऑन अर्थ बोला जाता है इसको। अब एक टेरिटरी इनकी यहाँ पर देखने को मिलेगी काफ़ी दूर इनसे, जिसका नाम है ईस्टर आइलैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे।
और ये चाइल की ही टेरिटरी है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वेस्ट में देखने को मिल रही है टेरिटरी और नाम है इसका ईस्टर। ईस्टर आइलैंड ना टूरिज्म के लिए काफी फेमस है क्योंकि यहाँ पर आपको स्टैच्यूज देखने को मिलते हैं। आई थिंक मोआई स्टैच्यूज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो इस वजह से लोग यहाँ पे देखने जाते हैं इस लोकेशन को। अब चाइल के हम सदर्न पोर्शन की तरफ जाते हैं और अगर हम इस रीजन में पर्टिकुलरली जूम करेंगे इस रीजन में, तो यहाँ पर आपको एक गैप देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको पानी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस पानी वाले रीजन को कहा जाता है मैगेलन स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब आपको पता ही है, जल संधि। तो ये डिवाइड करता है मेनलैंड साउथ अमेरिका को, ये नीचे का जो आइलैंड है उससे, और इस नीचे वाले आइलैंड का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो वो है टेरा डेल फ्यूगो। तो टेरा डेल फ्यूगो में अगर आप देखेंगे तो इस तरफ का पोर्शन, इतना जो पोर्शन है, इतना करीबन, ये है चाइल का, और जो इस तरफ का पोर्शन है यानी कि जो ईस्टर्न एरिया में जो पोर्शन है वो है अर्जेंटीना का। ठीक है, और इसमें एकदम एंड में जो आपको ये एरिया देखने को मिल रहा है इसको कहा जाता है केप हॉर्न। ठीक है, तो केप हॉर्न जो है वो सदर्न मोस्ट पॉइंट है सदर्न अमेरिका का, और ये बिलोंग करता है किसको? चाइल को। तो केप हॉर्न भी टेरा डेल फ्यूगो जो आर्किपेलागो है उसका ही पार्ट है, और टेरा डेल फ्यूगो दो कंट्रीज शेयर करती हैं। जो इसका वेस्टर्न पोर्शन है वो आता है चाइल के अंडर में, और जो इसका ईस्टर्न पोर्शन है वो आता है अर्जेंटीना के अंडर में। तो अब हम चाइल के बाद चलते हैं अर्जेंटीना की तरफ। तो अर्जेंटीना की जब हम बात करते हैं तो मोस्टली तो सबको मेसी ही नजर आता है, मेसी की याद आ जाती है। आप कमेंट्स में लड़ने मत लग जाना कि रोनाल्डो इज द बेस्ट या मेसी इज द बेस्ट, ठीक है, और मैं नहीं बताऊंगा कि मैं किसका फैन हूं। अच्छा, इनकी कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इस जगह पर, नाम है ब्यूनोस आयरेस। और अर्जेंटीना की जब हम बात करते हैं तो एक इंटरेस्टिंग बात इनके बारे में ये है कि जब स्पेनिश यहाँ पे आए थे तो वो इसलिए आए थे कि उनको पता चला था यहाँ पे सिल्वर काफी सारा है। जब वो यहाँ पे आए तो पता चला यार इनके पास तो सिल्वर है ही नहीं, सिल्वर के अलावा इनके पास बहुत सारे मेटल्स हैं लेकिन सिर्फ सिल्वर ही नहीं है। इसीलिए इनका जो नाम रखा गया है वो सिल्वर से ही रिलेटेड है। ये एक लैटिन वर्ड होता है अर्जेंटम। अर्जेंटम का मतलब लैटिन में होता है सिल्वर, इसलिए इनका नाम अर्जेंटीना रख दिया गया था, लेकिन इनके पास सिल्वर नहीं है और बाकी काफी सारे मेटल्स हैं। अर्जेंटीना की जब हम बात करते हैं तो यहां पर अर्जेंटीना के इस तरफ आपको एक आइलैंड देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं फॉकलैंड आइलैंड। ठीक है, अब फॉकलैंड आइलैंड पे क्लेम करता है अर्जेंटीना, और इन्होंने एक बार अटैक भी कर दिया था और इसको कैप्चर भी कर लिया था। ईयर था 1982 का, जिसको बोलते हैं फॉकलैंड वॉर भी कहते हैं। लेकिन बाद में यूनाइटेड किंगडम ने आके ये टेरिटरी वापस अपने कब्जे में ले ली। तो आज के टाइम पर ये यूनाइटेड किंगडम के अंडर में है, लेकिन अर्जेंटीना इसको क्लेम करता है स्टिल। और फॉकलैंड आइलैंड के अलावा एक आइलैंड यहाँ पे आपको और देखने को मिलते हैं, जनरली इसकी बात करते नहीं है लोग, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जॉर्जिया आइलैंड। ठीक है, जॉर्जिया आइलैंड भी यूनाइटेड किंगडम को ही बिलोंग करता है। अच्छा, अर्जेंटीना की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो रहने वाले लोग हैं आपको मोस्टली यूरोपियंस देखने को मिलेंगे। आपको मेजॉरिटी में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर जो इटालियंस वगैरह हैं, उसके अलावा आपको जर्मन्स देखने को मिल जाएंगे, स्पेनिश तो देखने को मिलेंगे ही। और अगर हम रिलीजन वाइज बात करें तो आपको जो ज्यूइश हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा ज्यूइश आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? इजराइल में। उसके बाद अगर सेकंड नंबर पे बात करें तो अर्जेंटीना में आपको ज्यूइश देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसको कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स भी कह देते हैं काफ़ी बार। तो अर्जेंटीना के बारे में भी जो बातें हमने करनी थी वो कर ली। तो हमारा जो चौथा ग्रुप था चाइल और अर्जेंटीना का ग्रुप, ये भी हमने कवर कर लिया, लंबी कंट्रीज जो साउथ में है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंट्रीज की तरफ जो कि है पराग्वे एंड उरुग्वे। तो ये है हमारा फिफ्थ ग्रुप जिसमें दो कंट्रीज हमें देखने को मिलेंगी, एक है पराग्वे और एक है यूरुग्वे। तो पराग्वे आप देख ही सकते हैं, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और इसकी कैपिटल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है एसुंसियन। पराग्वे आप देख सकते हैं कि साउथ अमेरिका के एकदम सेंटर पर है, इसीलिए इसको हार्ट ऑफ साउथ अमेरिका भी कह दिया जाता है। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट कंट्री को जिसका नाम है यूरुग्वे। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं पराग्वे और यूरुग्वे, इसीलिए मैंने इसको एक ग्रुप में रखा हुआ है इन दोनों को। तो पहली बात आप देख लें कि पराग्वे और यूरुग्वे बिल्कुल भी बाउंड्रीज शेयर नहीं करते। इनके बीच में इस तरफ ये आप देख लीजिए अर्जेंटीना आ जाता है और यहाँ से आपका ब्राज़ील आ जाता है। ओके, और साइज की अगर हम जब बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि पराग्वे बड़ा है साइज में यूरुग्वे के कंपैरिजन में,
और साथ ही पॉपुलेशन भी आपको ऑब्वियस सी बात है कि पराग्वे की ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन जब हम उरुग्वे की बात करते हैं तो ये काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है एज़ कम्पेयर टू पराग्वे। ठीक है, यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, यहाँ पे गवर्नमेंट का फंक्शनिंग बहुत अच्छी है, करप्शन वगैरह बहुत कम है यहाँ पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा हाई है, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका है यूरुग्वे। और अगर एरिया की बात करें तो सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री है ये साउथ अमेरिका की। अगर इनकी कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे आपको कोस्ट में देखने को मिलेगी जिसका नाम है मोंटेविडियो। और मोंटेविडियो को आपको ध्यान में इसीलिए भी रखना है क्योंकि यहाँ पर जो फीफा का फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था, फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप, कमेंट्स में बताएं कि कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था। इंडिया के आज़ाद होने से तो डेफिनेटली पहले हुआ है, इतना मैं आपको बता दूं, तो कमेंट्स में मुझे बताएं। तो फर्स्ट वर्ल्ड कप जो हुआ था वो यहीं पर हुआ था, और इस वर्ल्ड कप में जो जीतने वाले थे वो भी यूरुग्वे ही था, और इन्होंने अर्जेंटीना को फाइनल में हराया था। आई थिंक 4-2 वाज द स्कोर। तो अभी तक हमने 5 ग्रुप्स देख लिए। पहला ग्रुप था डी गयानास का यहाँ पे, फिर दूसरा था ग्रान कोलंबिया का जिसमें 3 कंट्रीज थी यहाँ पर, वेनेजुएला, कोलंबिया और इक्वाडोर। फिर उसके बाद हमने अगला ग्रुप देखा पेरू और बोलिविया का। फिर उसके बाद जो हमारा 4th ग्रुप था उसमें ये लंबी चौड़ी कंट्री, चौड़ी नहीं सिर्फ लंबी, अर्जेंटीना एंड चाइल, ठीक है, ये आई थी जो कि सदर्न मोस्ट पोर्शन में है साउथ अमेरिका के। और उसके बाद हमने ये देखा था 5वां ग्रुप जिसमें हमने पराग्वे और यूरुग्वे को देखा था। अब बचती है आखिरी कंट्री, तो इसको तो कोई ग्रुपिंग की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये मैप में वैसे ही बहुत बड़ी दिखाई देती है। तो देख लेते हैं नाम क्या है इसका, ब्राजील। दोस्तों ये रहा ब्राजील, बहुत बड़ी कंट्री। अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो एरिया के टर्म्स में 5th लार्जेस्ट कंट्री है। पॉपुलेशन के टर्म्स में कौन सी कंट्री अगर आपको बताएं कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। उसके अलावा कैपिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एकदम सेंटर पे बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल मैचिंग नेम है कंट्री के साथ, ब्राजीलिया। और खास बात ब्राजील की ये भी है कि यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जो साउथ अमेरिका से गुजरते हैं वो इस कंट्री से भी गुजरते हैं, यानी कि इक्वेटर गुजरती है यहाँ से। उसके अलावा यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो भी यहाँ से गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की अगर बात करें तो यहाँ पे एक इनकी सिटी है जिसका नाम है साओ पाउलो, और ये कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है। तो वो इस पर, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ता है। इससे आप नीचे को जाएंगे साओ पाउलो से तो यहाँ पे आपको एक सिटी देखने को मिलेगी कोस्टल रीजन में जिसका नाम है सेंटोस। सेंटोस जो है इसको कॉफी पोर्ट भी बोला जाता है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे रियो डी जेनेरियो देखने को मिलेगा। यहाँ पर रियो डी जेनेरियो ये एक फॉर्मर कैपिटल भी है ब्राजील की, पहले ये कैपिटल हुआ करती थी, और लार्जेस्ट सिटी है ये ब्राजील की। साथ ही आपको 7 वंडर्स पता होंगे ना, उसमें एक जो इस तरीके से दोनों हाथ खड़े करके जो एक स्टैच्यू है बहुत बड़ा, वो यहीं पर है। तो कमेंट्स में बताएं मुझे कि उस स्टैच्यू का नाम क्या है। आई होप सबको पता होना चाहिए। तो रियो डी जेनेरियो, साओ पाउलो और सेंटोस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक पोर्ट हो गया जिसको बोलते हैं कॉफ़ी पोर्ट। क्यों? क्योंकि इस रीजन में ओवरऑल कॉफ़ी बहुत ज़्यादा उगाई जाती है, और ब्राज़ील जो है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग नेशन भी है, काफ़ी फेमस है यहाँ की कॉफ़ी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इक्वेटर की बात करेंगे तो इक्वेटर से हमने एक यहाँ पे देखी थी कि इक्वाडोर की जो कैपिटल है क्योतो, वो इस पर है। उसके अलावा यहाँ पर एक टाउन पड़ता है मकापा, या सिटी पड़ती है ब्राज़ील की मकापा, और ये भी इक्वेटर पे पड़ती है। इसका सिग्निफिकेंस इसीलिए है क्योंकि अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें देखेंगे कि जो अमेज़न रिवर जो है वो यहाँ से गुजरती है और फिर यहाँ पे अपना वो जो माउथ है वो बनाएगी। तो मकापा के पास ही वो अपना माउथ बनाती है। ठीक है, इसीलिए मकापा मैंने आपको आज की वीडियो में ही बता दिया। और आपको मैं बता ही चुका हूँ कि ब्राज़ील जो है वो पोर्चुगीज़ की एक कॉलोनी हुआ करता था पहले। तो लार्जेस्ट अगर पोर्चुगीज स्पीकिंग नेशन की भी बात करें तो वो ब्राज़ील ही है। और अगर एरिया की बात करें तो साउथ अमेरिका में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? ब्राज़ील। और साथ ही अगर हम लैटिन अमेरिका की भी बात करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी कंट्री ब्राज़ील ही है। अच्छा, आप लोगों को लैटिन अमेरिका मैंने बताया नहीं है कि लैटिन अमेरिका हम किसे कहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या आपको एक वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कौन सी होती हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपको साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलता हूं मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।